यरमुक के मैदान में एक तरफ 30,000 मुसलमान और दूसरी तरफ 2 लाख की रोमन आर्मी। We can imagine that the scene would have looked exactly like this at the time। मतलब आप इस एनिमेशन को देखिए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़ौजें उस ज़माने में बिल्कुल इस तरह दिखाई पड़ती होंगी। ये है मुसलमानों की 30,000 की फ़ौज और ये उनके सामने जो खड़ी है वो रोमन्स की 2 लाख की फ़ौज। इतना बड़ा डिफरेंस। अबू उबैदा ने अपनी फ़ौज को ऑर्गेनाइज़ किया और अपने आगे 4 मेन जनरल्स को खड़ा किया, जिनमें अमर बिन आस, शुराबील, खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबू सुफियान थे। जंग से सिर्फ एक रात पहले अबू उबैदा ने अपने जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। और जब ये सब इस जंग की प्लानिंग कर ही रहे थे तो अचानक अबू उबैदा ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए अपना लीडर ही बदल दें। मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को सिर्फ इस जंग के लिए लीडर बना दें, लेकिन आर्मी चीफ मैं ही रहूँगा क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर की नाफरमानी नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस पर सारे जनरल्स ने कहा, ये हुई ना बात, हम सब भी इस बारे में सोच रहे थे और जंग का असल मज़ा तो अब आएगा, क्योंकि ये सब जानते थे कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगले दिन, मतलब जंगे यरमुक का पहला दिन, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह अपनी पोजीशन से हटे और आम जनरल्स की रैंक में खड़े हो गए। और अब खालिद बिन वलीद पीछे से आकर दोबारा आर्मी ऑफ चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम बार बार हिस्ट्री और हदीस में सुनते आ रहे हैं, जैसे अबू ज़र गफ़ारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू अय्यूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा थे। ये सब सहाबा इस जंग में मौजूद थे और अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन शुरू होता है 15 अगस्त साल 636 CE। मतलब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को 2 साल हो चुके थे। रोमन्स फौज ने नंबर्स में ज़्यादा होने की वजह से मुसलमानों पर पहला हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। लेकिन इस दिन दोनों ही फौजों को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही फौजें सिर्फ ट्रायल कर रही थी, एक दूसरे की हिम्मत और ताकत को टेस्ट कर रहे थे। और शाम होते ही दोनों फौजें अपने अपने कैंप्स में वापस चली जाती हैं। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ। शहीद हुआ मतलब वो ऐसे कि जॉर्ज जंग शुरू होने से पहले ही रोमन आर्मी को छोड़कर मुसलमान हो चुका था और अपने इस्लाम के पहले दिन ही शहीद हो गया। जंग के दूसरे दिन सुबह फजर के वक्त ही अचानक रोमन आर्मी ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। पर रोमन्स ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए कि मुसलमानों की फौज जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी थी, क्योंकि खालिद बिन वलीद को इन सब की चालों का पहले ही अंदाजा हो चुका था। ये हमला रोमन्स ने बहुत ही तेजी से किया था, जिससे मुसलमानों की राइट साइड को थोड़ा डैमेज हुआ और उनको पीछे सड़कना पड़ा। इस टुकड़ी को अमर बिन आस लीड कर रहे थे। रोमन्स ने इस पर इतना जोर से हमला किया कि ये फौज की टुकड़ी
पीछे हटते हटते अपने कैंप्स के पास पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें और फैमिलीज मौजूद थी। क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन्स एम्पायर के अंदर ही रह रहे थे, तो इनकी फैमिली भी अरब देश को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी थी। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, तो उन्होंने अपने कैंप्स के सामने ऊंटों को लाइन से खड़ा कर दिया, बिल्कुल एक दीवार की तरह, और खुद भी तलवार उठाकर रोमन्स फौज से मुकाबला करने के लिए सामने आ खड़े हुए, जो इससे पहले कभी भी जंग में नहीं हुआ करता था। और कुछ औरतें तो अपने कैंप से बाहर निकलकर मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी और मुसलमानों को कुछ इस तरह बुरा भला कहने लगी कि मुसलमानों को पीछे हटने पर शर्म आ जाए और वो आगे बढ़ें। और फिर ये ट्रिक काम भी कर गई। मुसलमानों की फौज अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई और रोमन्स का मुकाबला करने लगी। एट द सेम टाइम खालिद बिन वलीद भी अपनी फौज लेकर मुसलमानों की मदद के लिए राइट साइड में पहुंचे, और फिर अमर बिन आस और खालिद बिन वलीद ने मिलकर रोमन्स फौज को वापस ढकेल दिया। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की लेफ्ट साइड भी कमज़ोर पड़ने लगी, जिसे यजीद बिन अबू सुफियान लीड कर रहे थे, और इतनी कमज़ोर पड़ गई कि ये भी पहले की तरह मुसलमानों के कैंप्स तक पीछे हट गए। और इस बार फिर मुसलमानों की औरतें बाहर निकली और रोमन्स फौज का मुकाबला करने लगी, और बाकी की औरतें फिर से मुसलमानों पर पत्थर फेंककर उन पर तंज कसने लगी, जिससे उनको शर्म आ जाए और वो पीछे ना हटें बल्कि आगे बढ़ें। और उन औरतों में एक औरत हिंदा बिन उतबा भी थी, जिसने एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने मुसलमान होने से पहले किए थे। इसके बाद ये फौज भी गुस्से में आ गई और रोमन से जमकर मुकाबला करने लगी। एंड अगेन खालिद बिन वलीद भी उनकी मदद के लिए आ गए और फिर इस फौज को भी पीछे हटाकर वापस वहीं ले गए। और अब रात हो चुकी थी और दोनों फौजें अपने अपने कैंप्स में वापस चली गई। जंग यरमूक का तीसरा दिन रोमन्स ने फिर से हमला किया और राइट साइड को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुसलमानों के राइट कॉर्नर को ऑर्डर दिए जा चुके थे कि इस बार तुम लोगों को सीधे पीछे नहीं हटना है, बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में पीछे घूमना है, ताकि रोमन्स फौज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सके और खालिद बिन वलीद इन पर सेंटर से हमला कर सकें। फिर मुसलमानों ने इस ऑर्डर को फॉलो किया और रोमन्स शाम तक फिर ऐसे ही लड़ते रहे और दोनों फौजों से बहुत सारे लोग मारे गए। और शाम होते ही रोमन्स वापस अपने कैंप्स की तरफ चले गए। जंग यरमूक का चौथा दिन, ये दिन जंग का सबसे डेंजरस दिन था, जिसे आज डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है, जिससे रोमन्स जनरल वहान ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी थी और सुबह होते ही अपने सिर्फ लेफ्ट साइड को मुसलमानों पर हमला करने का हुक्म दिया और बाकी फौज को स्लोली लेकर आगे बढ़ने लगा। रोमन्स का ये प्लान बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि जंग के कुछ ही देर में मुसलमानों की राइट साइड फिर से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने भी सिचुएशन को संभालने के लिए स्ट्रेटजी लगाई और अबू उबैदा और यजीद रोमन्स की बाकी फौज पर हमला करने के लिए आगे बढ़े और खुद खालिद बिन वलीद मुसलमानों की राइट साइड पर मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और यजीद ने काफ़ी देर तक रोमन्स की फौज को रोके रखा और काफ़ी देर तक जंग ऐसे ही चलती रही। इसके बाद रोमन्स ने अपने आर्चर्स को आगे किया
और रोमन फौज ने मुसलमानों की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दिए, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और जो बचे थे उनमें से 700 लोगों की आंखों में तीर लगे, जिससे वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। और इसके बाद अबू उबैदा की ये फौज भी धीरे धीरे पीछे हटने लगी और इसी चौथे दिन मुसलमानों की फौजें पहली बार दोनों साइड से पीछे हटने लगी और ऑलमोस्ट अपने कैंप तक पहुंच गई। एंड अगेन मुसलमानों की औरतों ने हाथों में तलवार लिए और रोमन्स का मुकाबला करने के लिए आगे आ गई, और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ताकि मुसलमानों को गैरत आ जाए और वो आगे बढ़े। यरमुक की इस जंग के बाद मुसलमानों के एक सिपाही ने ये तक कहा कि हमें रोमन्स की फौज से इतना डर नहीं लगता था जितना डर इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता था। और इसी तरह मुसलमानों की फौज इतनी छोटी होने के बावजूद भी रोमन्स के सामने अड़ गई और पीछे न हट सकी। रोमन्स भी सोच में पड़ गए कि आखिर हम लोग इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी इन लोगों को पीछे क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। रोमन्स 2 लाख होने के बावजूद भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, और अब शाम हो चुकी थी और दोनों ही फौजें अपने अपने कैंप्स की तरफ वापस लौटी। और अब वहान ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और उसमें पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी क्यों नहीं जीत पा रहे। तो सभी जनरल्स ने कहा कि मुसलमान ये लोग तो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और रोमन्स भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब लड़ाई के काबिल भी नहीं रहे। तो वहान ने अपने सारे जनरल के मशवरे से एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया और अब जंग का 5वां दिन मुसलमानों की फौज जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी थी और रोमन्स ने हमला ही नहीं किया, बल्कि एक लेटर मुसलमानों के जनरल की तरफ भेजा जिसने खालिद बिन वलीद को ये बताया कि हम बस अब इस जंग को इधर ही ख़त्म करते हैं, हम और जंग नहीं चाहते। लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों की फ़ौज अपनी पोजीशन पर बराबर वैसे ही खड़ी रही और 5वें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और रोमन्स के इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने कहा कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं, मुसलमानों की फ़ौज भी काफ़ी थक चुकी है और हमें इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा की राय इसके बिल्कुल अपोजिट थी। उनका मानना था कि असल जंग तो अभी शुरू हुई है। इसके बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और कहा कि अब तक हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और इन्हें थकाएंगे, और जब ये लड़ लड़ कर थक जाएंगे तो तब हमारी दूसरी स्ट्रेटजी काम करेगी। खालिद बिन वलीद ने रोमन्स के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और मुसलमानों को हमला करने के लिए रेडी होने का हुक्म दिया। जंग का 6ठे दिन रोमन फौज से सिर्फ एक वॉरियर जो बहुत ही पावरफुल था वो सामने आया और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया, और पहली बार अबू उबैदा उससे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। खालिद बिन वलीद ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आपकी उम्र तो 50 साल है और आप कैसे इस नौजवान से लड़ पाएंगे। तो अबू उबैदा ने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि मुसलमानों का जनरल एक छोटे से लड़के से डर गया, और अगर मैं इस कंडीशन में शहीद भी हो जाऊं तो मैं तुम्हें अपने बाद आर्मी ऑफ चीफ नॉमिनेट करता हूं। और इसके बाद अबू उबैदा उससे मुकाबले के लिए आगे बढ़े। कुछ देर लड़ाई चलती रही और इस मुकाबले के बाद वो नौजवान
अपनी फौज की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन यह भी उसकी एक चाल थी। जैसे ही अबू उबैदा उसके पीछे गए तो उसने पलटकर फुल स्पीड उन पर हमला कर दिया। लेकिन अबू उबैदा ने अपना डिफेंस किया और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। और ये देखकर मुसलमान जोर जोर से अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। और इसी के साथ 6 दिनों के बाद पहली बार खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को हमला करने का हुक्म दिया। और इस तरह मुसलमानों की ये फौज फुल स्पीड रोमन्स से आकर टकरा गई। लेकिन मुसलमानों की ये एक्साइटमेंट और जज्बे के बाद भी रोमन्स की फौज इतनी ज़्यादा थी कि मुसलमान इनका कुछ ख़ास नुकसान नहीं कर पाए। और काफ़ी देर तक ये जंग इसी तरह चलती रही और बहुत सारे मुसलमान भी शहीद होने लगे। काफ़ी देर बाद ये फील हुआ कि खालिद बिन वलीद ने ये हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब यहाँ से पीछे जाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। रोमन जनरल वहान भी खालिद बिन वलीद की इस गलत स्ट्रेटजी को देखकर खुश होने लगा और मुसलमानों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। जब उसने देखा कि अचानक खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर अकेले मुसलमानों की राइट साइड की तरफ फुल स्पीड भागने लगे हैं, तो वहान ने सोचा कि अकेले ये शख्स हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। किसी को भी नहीं पता था कि खालिद बिन वलीद अकेले ये सब क्या करना चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही खालिद बिन वलीद मुसलमानों की राइट साइड को क्रॉस करके पहाड़ की तरफ पहुँचे तो पहाड़ के पीछे से 8000 घुड़सवार खालिद बिन वलीद के साथ शामिल हो गए। और अब इन 8000 घुड़सवारों ने रोमन्स की राइट साइड पर हमला कर दिया। और इसका किसी को भी नहीं पता था कि जंग से एक रात पहले खालिद बिन वलीद ने ही इन 8000 घुड़सवारों को पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर दिए गए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो तो यही तुम्हारा हमला करने का वक्त होगा। और ये 8000 रोमन्स की फौज को बहुत तेजी से क्रश करने लगे। ये देखकर रोमन एम्पायर की सारी फौज में खौफ फैल गया, जिससे रोमन फौज स्लोली ये जंग छोड़कर भागने लगे और मुसलमान इनका पीछा करने लगे। ये फौज फुल स्पीड इस पुल की तरफ भाग रही थी जो इनके भागने का मेन रोड था। लेकिन जैसे ही रोमन्स इस पुल के पास पहुंचे तो देखा कि यहाँ भी मुसलमानों की एक डिवीज़न खड़ी है और इन्हें भी खालिद बिन वलीद ने एक रात पहले ही सबसे छुपाकर इस पुल के पास खड़ा किया था। मतलब खालिद बिन वलीद की कैलकुलेशंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें पता था कि ये जंग तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जब रोमन्स ये जंग छोड़कर भागेंगे तो मैं इन्हें भागने भी नहीं दूंगा। आखिर जब ये मंजर बना तो खालिद बिन वलीद ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और इस अजीम फतह के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले ये पूछा कि वहान कहाँ है। फिर उन्हें बताया गया कि वहान तो जंग छोड़कर भाग गया। तो खालिद बिन वलीद भी फुल स्पीड उसके पीछे गए और कुछ ही देर में उसे पकड़कर मार डाला। इस जंग को जंगे यरमूक को बैटल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि इस जंग ने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। इससे पहले शाम और यहाँ बाकी के इलाकों में लोग ग्रीक और यरमेक ज़ुबान बोलते थे, लेकिन इस जंग के बाद अगर आज तक देखा जाए तो लोग अपनी ज़ुबान छोड़कर अरबिक बोलते हैं। और ये इलाका शाम तो एक ज़माने में रोमन्स और क्रिश्चियनिटी का बिल्कुल सेंटर हुआ करता था और आज पूरा का पूरा मुसलमान है। और अब मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग जंगे कादसिया शुरू होने वाली थी। सब्सक्राइब।